So good morning student. First of all you need to mark your attendance. Attendance mark कर लो. Then we will start the chapter magnetic effect of electric current. Because we have completed electrostatics, we have completed current electricity. Now this is the third unit, that is magnetic effect of electric current. So let's start about magnetic effect of electric current. ये बताओ जब हमने इलेक्ट्रिसिटी किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी तो उसमें तुम्हें ये समझाया था मैंने if the charge flow across a conductor this is known as current. If a charge flows across a conductor it is known as current. Now this charge produces magnetic field. Magnetic effect of electric current क्या है? यही चीज है कि the charge which is moving along a conductor या moving inside a conductor produces magnetic field around it, and this is known as magnetic effect of electric current. अगर चार्ज फ्लो करता है तो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड, और इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अब इसको सबसे पहले प्रूव किसने किया था? ओर्स्टेड. ओर्स्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिसमें उसने ये प्रूव किया था कि a moving charge produces magnetic field around it. कैसे किया था? The experiment is known as Oersted experiment. Oersted experiment. सपोज करो पेपर में अगर ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट आता है तो तुम इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे और फिर 4-5 लाइन में इसका एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेन करोगे. देखो क्या ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. Suppose this is a resistance or a conductor which is connected to a battery via key K. This is the positive terminal, this is negative terminal. Current is flowing from positive to negative. Now, अब ओर्स्टेड ने क्या किया? स्विच ऑन किया और इसके सामने एक मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर दिया. ठीक है. अब ये मैग्नेटिक कंपास में एक निडल होता है. सपोज करो अभी स्विच ऑफ है, ये मैग्नेटिक कंपास है. टेंथ में भी एक बार ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है. अब मैग्नेटिक कंपास को हमने क्लोज रखा किसके? करंट कैरिंग कंडक्टर की. जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, as soon as the switch is turned on, the magnetic compass shows deflection. मैग्नेटिक कंपास क्या शो करता है? डिफ्लेक्शन. अब ये डिफ्लेक्ट हो गया. ठीक है. स्विच को ऑफ करते हैं, वापस ये सेंटर लाइन पे स्ट्रेट हो जाता है. फिर से स्विच ऑन करते हैं, फिर से डिफ्लेक्शन शो करता है. अब एक मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन तभी शो कर सकता है जबकि उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड हो. और इस केस में हम देख सकते हैं कि आसपास कुछ रखा तो नहीं है हमने. अगर आसपास कुछ भी नहीं है तो जरूर ये करंट ही है जो अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड. क्योंकि as soon as the switch is turned off, the needle comes back to its original position. निडल वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है. स्विच ऑन करते हैं, डिफ्लेक्शन आता है. ऑफ करते हैं, डिफ्लेक्शन नहीं आता. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट दैट वाज नोटिस्ड इन ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट. सबसे पहला एक्सपेरिमेंटल फैक्ट समझ गए. स्विच ऑन किया, डिफ्लेक्शन आया. स्विच ऑफ किया, डिफ्लेक्शन नहीं आया. सेकंड फैक्ट क्या है? अगर हम रिवर्स कर देते हैं पोलैरिटी को, if the polarity is reversed, means now if this is negative and this is positive, इसको क्या कर दिया तुमने? पॉजिटिव. और इसको क्या कर दिया? नेगेटिव. we have reversed the polarity. जैसे ही पोलैरिटी रिवर्स करेंगे वैसे ही डायरेक्शन ऑफ करंट गेट्स रिवर्स्ड. पॉजिटिव टू नेगेटिव. नाउ इस केस में क्या ऑब्जर्व किया गया? When the switch is on, the direction of deflection also gets reversed.
जो निडल पहले सपोज करो राइट साइड डिफ्लेक्ट हो रहा था, वही निडल अब लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो रहा है। यानी इससे ये भी पता चलता है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, then the direction of deflection also gets reversed या opposite। क्लियर है? अगर हमने पोलैरिटी को रिवर्स किया है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या हो रहा है? रिवर्स। यानी उसका भी नॉर्थ और साउथ पोल क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्लियर है? यानी दो फैक्ट है और स्टेट के बारे में। पहला फैक्ट कि अगर हम करंट को पास करते हैं तो देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक निडल। द डिफ्लेक्शन इज बिकॉज द current is producing magnetic field around the conductor। Second point, अगर हम polarity को reverse करते हैं that means the direction of current is reverse। अगर direction of current को हम reverse करते हैं तो the direction of deflection also changes। direction of deflection भी क्या हो रहा है? change हो रहा है, जो कि ये बता रहा है कि जरूर magnetic field की polarity भी क्या हो गई है? reverse हो गई है। क्लियर? अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि हाँ नॉर्थ पोल किधर है और साउथ पोल किधर है? ठीक है, तो इसके लिए एम्पियर ने एक रूल दिया है फाइंड करने के लिए कि किस तरह से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। दैट इज एम्पियर्स स्विमिंग रूल। ठीक है, अब ये क्या है? एम्पियर स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि अगर सपोज करो you are swimming, this is a wire in which the current is flowing from point A to B। ठीक है, करंट कहां से कहां जा रहा है? A से B पे। अगर करंट A से B जा रहा है and if you are swimming in the direction of current, हम करंट के डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं इस तरह से that the current enters through our feet and leaves our head। यानी पैरों से करंट जा रहा है और सर से करंट निकल रहा है। इसका मतलब सेम वही है ना कि तुम करंट के डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो। ठीक है, तो अब जो तुम्हारा डिफ्लेक्शन होगा वो कहां होगा? तुम्हारा नॉर्थ की तरफ। यानी किस तरफ? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड की तरफ जो तुम्हारा डिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी योर नॉर्थ पोलैरिटी। क्लियर है? फिर से समझ लो, एम्पियर का स्विमिंग रूल कहता है कि अगर तुम करंट के डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो और अगर करंट के डायरेक्शन में तुम स्विम कर रहे हो इस तरह से कि तुम्हारे पैरों से करंट एंटर कर रहा है और हेड से करंट निकल रहा है, तो जो लेफ्ट हैंड है तुम्हारा उस तरफ तुम्हारा क्या होगा? नॉर्थ पोल। यानी अगर मैं यहाँ पर कंपास ड्रॉ करूं, सपोज करो दिस इज कंपास, द कंपास विल बी डिफ्लेक्टेड लाइक दिस। दिस विल बी नॉर्थ एंड दिस विल बी दिस विल बी नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, कंपास का डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा। एक मिनट रुक जाओ, डस्टर पे इस तरह से कंपास बना। सपोज करो दिस इज द कंपास। जब करंट पास किया तो डिफ्लेक्शन किधर हो जाएगा? इस तरफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को। तुम जिधर स्विम कर रहे हो उस साइड को डिफ्लेक्शन होगा, लेफ्ट हैंड साइड को। अगर इधर स्विम कर रहे हो तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड इधर होगा तो नॉर्थ पोल इधर हो जाएगा। क्लियर है? जैसे सिंपल ये तो बोर्ड है, अगर मैं तुम्हें स्क्रीन की तरफ से समझाऊं, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट टुवर्ड्स यू, मेरे सामने करंट का डायरेक्शन है एंड आई एम स्विमिंग टुवर्ड्स दिस। ये वायर है और ये वायर के अलोंग मैं स्विम कर रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्थ पोल किधर होगा? लेफ्ट हैंड के साइड। ठीक है, द डिफ्लेक्शन विल बी अलोंग लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा नॉर्थ होगा, ये हमारा साउथ होगा अगर तुम करंट के डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो तो। क्लियर है? दिस इज नोन एज एम्पियर्स स्विमिंग रूल। इट हेल्प्स इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ पोस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्लियर? चलो, अब तुम्हें यह पता चल गया कि a moving current produces magnetic field। नेक्स्ट क्या करना है हमें? देखो, अब जो चैप्टर कह रहा था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो तो हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई अगर एक करंट मूव करता है तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड तो आखिर ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या? लेट्स डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड।
देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सपोज करो दिस इज अ मैग्नेट विथ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैं वायर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अभी तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड समझा रहा हूँ, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज मूव कर रहा है, इसीलिए हम करंट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। इफ द करंट इज मूविंग इट विल बी आल्सो प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर कर लिया है, मान लिया एक मैग्नेटिक पोल ही है, नॉर्थ और साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है देखिए, अब इसके चारों तरफ एक स्पेस है, क्लियर। एक और मैग्नेट ले लो नॉर्थ और साउथ, इसके भी चारों तरफ एक स्पेस है। अब जब तुम एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के क्लोज लाते हो तो उसको टच करने की जरूरत नहीं होती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही वो उसको अट्रैक्ट या रिपेल करता है, ठीक है। जब हम एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के क्लोज लाते हैं तो हम दोनों को टच नहीं करवाते, हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ही या तो वो उसको अट्रैक्ट करता है या तो उसको रिपेल कर देता है। तो ये जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, जरूर उसके चारों तरफ एक फील्ड है। इस फील्ड पे जैसे ही हम क्रॉस करते हैं वैसे ही क्या हो जाता है, अट्रैक्शन। यानी एक और अगर मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ और ये इसका मैग्नेटिक फील्ड है, अब अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस करेगा तो दिस विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, ठीक है, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्शन। क्यों, अगर लाइक पोल है तो इट विल रिपेल, अनलाइक पोल है तो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इस केस में देखो ये दोनों के स्पेस के बीच में गैप है, आपस में अट्रैक्शन या रिपल्शन कुछ भी नहीं होगा। अट्रैक्शन और रिपल्शन तब होगा जब ये इसको टच करेगा, किसको, ये इमेजिनरी स्पेस को। मैग्नेट को टच करने की जरूरत नहीं है, इसका मैग्नेटिक फील्ड इसके मैग्नेटिक फील्ड को अगर क्रॉस करेगा तभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। दूसरे वाले केस में देखो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं तो दे विल ईदर एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, इट इज अ स्पेस अराउंड अ मैग्नेट or a space around a current carrying conductor in which the magnetic force of attraction or repulsion can be experienced. Clear है? नहीं समझे तो फिर से समझ लो। मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी नहीं है, it is a space around a magnet or a current carrying conductor in which the magnetic force of attraction or repulsion can be experienced. This is known as magnetic field. Clear? Next topic देखो। अब तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड से ये तो पता चल गया कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम आते हैं तो जरूर या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेंगे या तो फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कितना है, हमें ये निकालना है कि अगर एक चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू मूव करता है तो हाउ मच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इट विल एक्सपीरियंस, ठीक है। एक चार्ज पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड में, तो व्हाट इज द फोर्स इट विल एक्सपीरियंस। फॉर एग्जांपल देखो टॉपिक है हमारा फोर्स एक्सपीरियंस्ड by charged particle in magnetic field। मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज करो ये एक y एक्सिस ले लो, x एक्सिस ले लो, z एक्सिस, प्लेन ले लिया है x y z, सपोज करो z है, y है, x है। अब एक पार्टिकल है विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v which is making angle theta with y axis, which is making angle theta with y axis. तो क्या हम इसका दो कंपोनेंट लिख सकते हैं, this will be v cos theta and this will be v sin theta. v को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, v cos theta and v sin theta, क्योंकि y के अलोंग क्या है, थीटा. अब एक चार्ज पार्टिकल जो कि इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा था, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. राइट हैंड रूल से हमें पता है कि फोर्स का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो बाद में हम देखेंगे डायरेक्शन क्या है. पहले मुझे ये पता लगाना है कि आखिर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है ये चार्ज पार्टिकल. तो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला है कि जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है चार्ज पार्टिकल जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, वो सर्टेन फैक्टर पे डिपेंड करता है. क्या? देखो, सबसे पहले द फर्स्ट फैक्टर इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज. फोर्स किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे. ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा फोर्स. सेकंड फैक्टर, फोर्स डिपेंड करता है v sin थीटा पे. v के sin थीटा कंपोनेंट पे किस पे डिपेंड करता है? फोर्स. थर्ड फैक्टर, फोर्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड B पे. फोर्स डिपेंड्स अपॉन मैग्नेटिक फील्ड B. दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3. एक्सपेरिमेंटली क्या पता चला है? फोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स v sin थीटा पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड B पे डिपेंड कर रहा है. कंबाइन कर दो तीनों को. Combining equation 1, 2 and 3. F is directly proportional to QVB sin theta. Proportionality के साइन को रिमूव करेंगे. F equals to K QVB sin theta. अब यहाँ पर K की वैल्यू क्या डिटरमाइन की गई है? 1. Since K is equal to 1, F equals to QVB sin थीटा. ठीक है, ये तुम्हारी फोर्स की वैल्यू आ गई. ठीक, अब इसी को हम चाहे तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? F इक्वल्स टू Q. Q तुम्हारा चार्ज था, ठीक है, Q चार्ज है V क्रॉस B. दिस कैन बी रिटन इन वेक्टर फॉर्म. F इक्वल्स टू QVB sin थीटा था. ये थीटा का एंगल किसके बीच का है? V और मैग्नेटिक फील्ड B का. तो इन वेक्टर फॉर्म फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज QV क्रॉस B, that is QVB sin theta. This is the force experienced by a charged particle when it is moving in a uniform magnetic field which is at an angle theta with y. ठीक है, ये चैप्टर का हमारा पहला छोटा सा डेरिवेशन. कुछ भी नहीं था इसमें, 3 फैक्टर था जो एक्सपेरिमेंट से निकाला गया था. एंड फ्रॉम दीज 3 फैक्टर्स we have determined what is the strength of force experienced by a charged particle in a magnetic field. क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो. अब डायरेक्शन, फोर्स है, इसका डायरेक्शन किससे देते हैं? राइट हैंड थंब रूल से या कॉर्क स्क्रू रूल से. ठीक है, फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है ऊपर की तरफ. ये ऑलरेडी तुम्हें पहले भी बताया गया स्टैंडर्ड 10th में भी कि व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल. ठीक है, राइट हैंड थंब रूल. अब तुम्हें फोर्स पता चल गया कि हाँ, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अब इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इज टेस्ला. The SI unit of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या है? टेस्ला. अब तुम टेस्ला को कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, फिर से देखो, किसी भी SI यूनिट को डिफाइन करने के लिए सिंपल सा टर्म था, मैंने बताया था, फॉर्मूला लिखो
और फॉर्मूला से कोई भी एसआई यूनिट को इजीली डिफाइन किया जा सकता है। अगर हम फॉर्मूला देखें तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा अभी हमने ड्राइव किया है। हमें मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट चाहिए B, तो B क्या होगा, B इक्वल्स टू F अपॉन क्यू वी साइन थीटा। ध्यान से देखो, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा था, B को हमने बाहर निकाल लिया तो F अपॉन क्यू वी साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब फोर्स 1 न्यूटन एक्सपीरियंस करे, चार्ज 1 कूलम है, ठीक है, और वेलोसिटी भी क्या है 1 मीटर पर सेकेंड। एंगल क्या होगा साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा 1 कब होगा, थीटा विल बी 1 व्हेन साइन इज 90 डिग्री, यानी डायरेक्शन क्या होना चाहिए 90 डिग्री। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 कूलम सो साइन थीटा अगर 90 डिग्री है, साइन अगर 90 डिग्री है तो थीटा क्या हो, ये साइन थीटा 90 डिग्री है तो वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब अगर वैल्यू 1 हो गया तो हम एक टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं एक टेस्ला को, देखो अगर हम चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल है जो कि वैल्यू है 1 कूलम, इफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 1 कूलम is moving in a uniform magnetic field with a velocity of 1 meter per second such that it experiences a force of 1 newton, then the magnetic field is what 1 tesla। तो magnetic field क्या है 1 टेस्ला है। क्लियर है, फिर से देख लो, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसकी वैल्यू क्या है 1 कूलम is moving at 90 डिग्री, थीटा क्या है 90 डिग्री, with a velocity of 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, एंगल 90 डिग्री है मैग्नेटिक फील्ड से, और वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है 1 न्यूटन का, तब जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें वो मूव कर रहा था, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज व्हाट 1 टेस्ला। क्लियर, तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and this is the force experienced when a charged particle moves in a magnetic field। अब तुम्हें दो बातें पता चल गई, एक कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दैट इज क्यू वी बी साइन थीटा, ये भी हमने पता लगा लिया। ठीक, अब एक नेक्स्ट लॉ देखते हैं हम, दैट इज बायोट-सैवरेट्स लॉ। बायोट-सैवरेट्स लॉ। अब बायोट-सैवरेट्स लॉ एक लॉ है जो कि बेसिकली ये भी निकालता है मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या निकालेगा मैग्नेटिक फील्ड, बट फॉर अ स्मॉल करंट एलिमेंट। एक छोटे से करंट एलिमेंट में कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, कितना स्ट्रेंथ है उस मैग्नेटिक फील्ड का, दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ बायोट-सैवरेट्स लॉ। अब देखो बायोट-सैवरेट लॉ के लिए, कंसिडर अ कंडक्टर। मान लिया हमने कंडक्टर कंसिडर किया है, दैट इज x1, x में स्मॉल करंट एलिमेंट, छोटा सा करंट एलिमेंट dl कंसिडर करते हैं। कंसिडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट, दिस इज dl। ठीक है, हमें फोर्स निकालना है एट अ पॉइंट p। हमें कहां पर निकालना है फोर्स p। पोजीशन वेक्टर इसका सपोज कर लो r है, and theta is the angle between r and dl length। ठीक है, स्मॉल कंडक्टर xy, कंडक्टर xy में हमें स्मॉल करंट एलिमेंट dl, करंट एलिमेंट इज अ स्मॉल लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इन विच अ करंट I flows। करंट कितना फ्लो कर रहा है इसमें I। ठीक है, तो बायोट-सैवरेट लॉ से क्या निकालते हैं हम कि इस स्मॉल करंट एलिमेंट में मैग्नेटिक फील्ड कितना है, what is the magnetic field generated by this small current element। तो बायोट-सैवरेट लॉ ने प्रेडिक्ट किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करेगा, इट वुड डिपेंड अपॉन सर्टेन फैक्टर्स। कौन कौन सा फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है देखो, फर्स्ट फैक्टर इज
अब dl स्मॉल लेंथ है तो मैग्नेटिक फील्ड स्मॉल होगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सबसे इंपॉर्टेंट आई पे तो डिपेंड करता ही है मैग्नेटिक फील्ड, स्टैंडर्ड 10th में भी तुमने पढ़ा है, तो db इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. नेक्स्ट dB is directly proportional to dl. dB is directly proportional to dl, that is small length of the conductor. Third, dB is directly proportional to sine of theta. जो थीटा है उसके साइन पे डिपेंड करता है, ठीक है. एंड फोर्थ, dB is inversely proportional to square of the distance. जिस पॉइंट पे तुम्हें निकालना है कि हाँ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, उसके इनवर्स पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ r. dB is inversely proportional to r square. These are the four factors. फिर से देख लो, बायोट-सेवरेट लॉ से हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक स्मॉल करंट एलिमेंट. बायोट-सेवरेट लॉ का कहना था कि द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फोर फैक्टर्स: डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट एंड द वायर. अब हम क्या करेंगे, इन चारों फैक्टर को कंबाइन कर देंगे, ठीक है. कंबाइन इक्वेशन 1, 2, 3 and 4. अगर सबको कंबाइन करते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, dB is directly proportional to I dl sin theta upon r square. dB is directly proportional to I dl sin theta upon r square. अब यहां पर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करेंगे, dB इक्वल्स टू, और एक कांस्टेंट लगाएंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, ठीक है. dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर. बेसिकली ये जो हमारा आ गया, ये है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर. So where म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है. अब ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो कांस्टेंट है, इसमें जो म्यू नॉट है वो क्या है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी. म्यू नॉट क्या है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमेबिलिटी, where म्यू नॉट is equal to 4 pi into 10 raised to the power -7 Weber ampere inverse meter inverse. म्यू नॉट इज परमेबिलिटी, मैग्नेटिक परमेबिलिटी है म्यू नॉट. म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 वेबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स. क्लियर. अब इसी इक्वेशन को जो dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर है, इसको हम चाहे तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म. अब आइडियल साइन थीटा है तुम्हारा, तो dB is equal to म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl into r अपॉन r का क्यूब. ये क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म. दिस इज द वेक्टर नोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट. अब देखो, इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि बायोट-सेवरेट लॉ एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट IDL, करंट कैरिंग I एंड एलिमेंट इज DL, सिर्फ इतने छोटे से करंट एलिमेंट के लिए ही वैलिड है. यानी एक तरह से ये इसका क्या हो गया, लिमिटेशंस भी. यानी तुम ये मैग्नेटिक फील्ड तभी कैलकुलेट कर सकते हो जब करंट कैरिंग एलिमेंट बहुत स्मॉल हो. और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसको वेरीफाई कर ही नहीं सकते. प्रैक्टिकली इसलिए वेरीफाई नहीं कर सकते हैं कि DL वेरी स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट कैसे लोगे. जैसे इन्फिनिटी नहीं लिया जा सकता है, वैसे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल नहीं लिया जाता है. बट वी स्टिल नो कि अगर स्मॉल कैरिंग एलिमेंट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर. ठीक है. अब यहां फिर से देखो, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एंगल डिपेंडेंट है.
इसके पहले जब तुमने फोर्स भी निकाला था तो भी मैग्नेटिक फील्ड क्या था, फोर्स क्या था, एंगल डिपेंडेंट। इसके पहले वाले में F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा था। यहां भी साइन थीटा आ रहा है, यहां भी साइन थीटा आ रहा है, यानी दोनों केस में डिपेंड किस पे कर रहा है, एंगल पे। कैसे, यहां देखो, अगर हम फोर्स की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, इट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री, फोर्स क्या हो जाएगा, 0। यानी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है तो फोर्स एक्सपीरियंस 0, और अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव कर रहा है मींस 90 डिग्री, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1, फोर्स एक्सपीरियंस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सेम इसमें भी वही है, इसमें चार्ज पार्टिकल अलोंग मूव कर रहा था, थीटा हो रहा था 0, फोर्स हो रहा था 0। यहां भी अगर डायरेक्शन सेम हुआ, आइडियल साइन थीटा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या है, 0। यानी अगर तुम चाहते हो कि वैल्यू मैक्सिमम आए देन इट शुड बी 90 डिग्री, इट शुड मूव परपेंडिकुलर। क्लियर है? अब फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट तुमने किया, देन यू डिड force experienced by a charged particle placed in a uniform magnetic field, ठीक है। SI यूनिट उसका टेस्ला, डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दे सकते हैं हम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से भी चाहे तो हम निकाल सकते हैं उसका फोर्स। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद है कि भूल चुके हो? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, इफ वी स्ट्रेच आवर thumb, the first finger and the central finger of our left hand mutually perpendicular to each other, अगर हम फर्स्ट फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरह से रखते हैं, ठीक है, सच दैट द फर्स्ट फिंगर, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड, सेंट्रल फिंगर करंट, देन द थंब वुड गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस। अगर हम तीनों को परपेंडिकुलर रखते हैं इस तरह से कि फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंट्रल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो थंब क्या देगा हमें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस। यानी F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा में फोर्स हम चाहें तो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या देखा, आफ्टर F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, SI यूनिट वाज टेस्ला। टेस्ला को तुमने डिफाइन कर लिया। टेस्ला के बाद Biot-Savart law, that is force experienced when a current is flowing through a unit length of a conductor या through a small current element। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या आ गया, dB equals to μ0/4 pi ideal sin theta upon r square। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, that is application of Biot-Savart law। The application of Biot-Savart law will be done in the next class। नेक्स्ट क्लास में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये जो हमने अभी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया है, दैट इज dB equals to μ0/4 pi ideal sin theta upon r square, इसको हम कैसे कैसे अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई करके नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ Biot-Savart लॉ विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।